नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं नगमा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता कल्याण सिंह का कल रात निधन हुआ। वो 89 साल के थे और लंबी बीमारी से जूझ रहे थे। उनके निधन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में उनके घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां श्रद्धांजलि के पहुंचे और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर अलीगढ़ ले जाया गया है। कल बुलंदशहर के नरौरा में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल रात लंबी बीमारी के बाद कल्याण सिंह का लखनऊ के एक अस्पताल में निधन हुआ है। कल्याण सिंह 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इसके साथ ही वो राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। राम मंदिर आंदोलन ने उन्हें एक नई पहचान दी थी। एक सामर्थ्यवान नेता खोया है। हम उनके भरपाई के लिए उनके आदर्शों, उनको संकल्पों को लेकर के अधिकतम पुरुषार्थ करें और उनके सपनों को पूरा करने में कोई कमी न रखें। मैं भगवान प्रभु श्री राम को उनके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि प्रभु राम कल्याण सिंह जी को अपने चरणों में स्थान दे और प्रभु राम उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति दे और देश में भी यहाँ के मूल्यों, यहाँ आदर को, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराओं में विश्वास करने वाले हर दुखी जन को प्रभु राम ढाढ़स दे, यही प्रार्थना करता हूँ। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी के दुखद निधन का समाचार मिला है। समग्र देश में करोड़ों लोग कल्याण सिंह जी के निधन से क्षुब्ध है, दुखी है। मैं भी उसमें से एक हूं। श्री कल्याण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, राम जन्मभूमि आंदोलन के नायक रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और कई सालों तक पिछड़े समाज के हितों की रक्षा के लिए सदैव उन्होंने लड़ाई लड़ी। देखिए, बाबूजी शरीर से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके जो सिद्धांत थे, उन्होंने जो काम अधूरे छोड़े उनको पूरा करेंगे और जन जन के हृदय में बसे थे। इसलिए मेरे बाबूजी मरे नहीं है, अमर हो गए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी कमाल खान। कमाल, कल्याण सिंह 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, 2 राज्यों के राज्यपाल रहे। उनकी जो राजनीतिक शख्सियत थी वो बहुत बड़ी थी और राम मंदिर आंदोलन से उन्हें पहचान मिली। उनके गुजर जाने से तमाम नेता वहां उनकी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। एक जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरह का नुकसान उनके गुजरने से हुआ है, उसके बारे में या उनकी राजनीतिक शख्सियत के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। और इस वक्त वहां पर लगातार श्रद्धांजलियों का सिलसिला भी जारी है। जी हाँ, देखिए, उनके पार्थिव शरीर को अब लखनऊ से अलीगढ़ ले जाया गया है। वहां पे उनका पैतृक निवास है, वहां हिल्याबाई स्टेडियम में वहां के लोगों के दर्शन के लिए रखा जाएगा और कल नरौरा ले जाया जाएगा, जहां पे गंगा के किनारे उनकी अंत्येष्टि होगी। कल्याण सिंह अभी पिछले कुछ दिनों से बीमार थे और गवर्नर होने के कारण वो एक्टिव पॉलिटिक्स से अलहदा थे, लेकिन उनकी बड़ी उपलब्धि ये है कि उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे पिछड़ों को बीजेपी से जोड़ा। उन्होंने 1962 में पहला चुनाव लड़ा था, 1967 में दूसरा लड़ा, पहले में हार गए, दूसरे में जीत गए। 1967 का वो दौर था जब चरण सिंह वेस्टर्न यूपी में एंटी कांग्रेस राजनीति कर रहे थे और ये एक तरह से ग्रीन रेवोल्यूशन का वक्त था, जब नॉर्मन बोरलॉग की मदद से ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, किसानों में खुशहाली आई और उसी वक्त के 68 गेहूं का बीज का आविष्कार हुआ था।
बड़े पैमाने पर वहाँ पिछड़े वर्ग के किसान हैं जिसमें उन्होंने अपनी पहचान बनाई। मंडल आंदोलन के बाद उन्हें ज्यादा अहमियत, मंडल कमीशन लागू होने के बाद उन्हें ज्यादा अहमियत मिली, क्योंकि जो पार्टी ब्राह्मण और बनियों की पार्टी कहलाती थी उसने उन्हें एक पिछड़े चेहरे के तौर पे प्रोजेक्ट किया और वो बैकवर्ड लोगों के बड़े चेहरा बने। और आरएसएस की जो समग्र हिंदू एकता, पैन हिंदू यूनिटी की जो कल्पना है वो साकार इसलिए नहीं होती थी कि उसके रास्ते में बहुत सारी सोशल जस्टिस की पार्टियां, जिनको हम कहते हैं, जो अलग अलग जातियों की बड़ी पार्टियां हैं, वो बीच में आ जाती थी। लेकिन उनका ये अचीवमेंट था कि उन्होंने पिछड़ों को हिंदुत्व के फोल्ड में लाने में उन्होंने कामयाबी हासिल की, बीजेपी की विचारधारा से जोड़ने में कामयाबी हासिल की। और अब चुनाव में अगर देखें, इस चुनाव में तो ओबीसी के ऊपर बीजेपी का सारा फोकस है, तो ये उनकी राजनीतिक बड़ी उपलब्धि थी। जी, शुक्रिया आपका कमाल। कल्याण सिंह की एक बड़ी राजनीतिक उपलब्धि रही कि उन्होंने पिछड़ों को भी बीजेपी से जोड़ा और वो सक्रिय राजनीति से दूर रहे गवर्नर के तौर पे, लेकिन उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। उनका अंतिम संस्कार कल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता कल्याण सिंह का कल रात निधन हुआ है और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम लोग पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल और उसके अलावा बीएसपी प्रमुख, उनका अंतिम संस्कार जो है वो कल होगा। कल्याण सिंह राम मंदिर आंदोलन में काफी सक्रिय रहे हैं। कोलकाता बीजेपी दफ्तर में भी कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता वहां मौजूद थे। और कल्याण सिंह की असली शोहरत राम मंदिर आंदोलन के सेनापति के तौर पर रही। एक नजर डालते हैं उनकी राजनीतिक सफर पर। कल्याण सिंह को शायद संतोष रहा हो कि जिस राम मंदिर ने उनको बनाया उसे भी उन्होंने बनता देख लिया। वो बीजेपी के उन बुजुर्ग नेताओं में थे जिनके लिए सक्रिय राजनीति पीछे छूट चुकी थी और जिनकी जीवन संध्या राज्यपाल के तौर पर कट रही थी। राजस्थान का राज्यपाल होने से पहले वो हिमाचल प्रदेश के भी राज्यपाल रहे, लेकिन लोगों ने उनको याद किया तो बड़े बीजेपी नेता की तरह ही याद किया। दरअसल ये 90 के दशक में चला राम मंदिर आंदोलन था जिसने कल्याण सिंह को नई पहचान भी दी और बीजेपी के भीतर नई हैसियत भी। मंडल को कमंडल के भीतर समा लेने की नीति के तहत जब बीजेपी यूपी में सोशल इंजीनियरिंग के प्रयोग में जुटी थी, तब उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा और कल्याण सिंह जैसे पिछड़ी जातियों के नेताओं को उसने आंदोलन में आगे बढ़ाया। राम मंदिर आंदोलन के धक्के में जब 1991 में मुलायम सिंह यादव की सरकार गिरी तो कल्याण सिंह को पहली बार यूपी का मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। कल्याण सिंह के मुख्यमंत्री रहते ही बाबरी मस्जिद गिरी, जिसके बाद उनकी सरकार बर्खास्त कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद की रक्षा का जो हलफनामा वो देकर आए थे, उस पर अमल न करने की सजा के तौर पर उन्हें 1 दिन की कैद काटनी पड़ी। इस बीच सपा बसपा के ऐतिहासिक प्रयोग ने कल्याण सिंह को सत्ता से दूर कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने मायावती के समर्थन से 1997 में सरकार बनाई। हालांकि वो कभी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। बेशक इस दौरान यूपी की राजनीति ने कई नाटकीय नजारे देखे, जिनमें नरेश अग्रवाल और जगदम्बिका पाल के बीच 1 दिन का मुख्यमंत्री बनने की होड़ भी थी। बहरहाल ये बैसाखियों वाली कल्याण सरकार 1999 में फिर बिखर गई, लेकिन मुख्यमंत्री रहते कल्याण सिंह की कुछ उपलब्धियां भी रहीं। श्री प्रकाश शुक्ल सहित कई बाहुबलियों का सफाया उनके दौर में हुआ। उन्हीं के रहते पहली बार
वहां एसटीएफ बनी। फिर नकल विरोधी कानून बनाकर उन्होंने राज्य में नकल माफिया से लोहा लिया। बाद में बेशक उन्हें एहसास होने लगा कि पार्टी में उनकी उपेक्षा हो रही है, पिछड़े नेतृत्व को पीछे छोड़ फिर अगड़ों को तरजीह दी जा रही है। आकलन होना चाहिए कि इस स्टैंड से भी कितने परसेंट हमारी हार के कारणों की वजह। तो 1999 में उन्होंने बगावत कर अपनी अलग पार्टी बनाई, राष्ट्रीय क्रांति पार्टी। बेशक वो कोई क्रांति नहीं कर पाए और 5 साल बाद 2004 में बीजेपी में लौट आए। इसके बाद एक बार और सांसद बने और फिर अपनी सीट अपने बेटे राजवीर सिंह के लिए छोड़ दी। उनकी उम्र भी हो गई थी, वक्त भी बदल गया था और कुछ बीजेपी भी बदल गई थी। फिर भी वो पार्टी में रहे और सम्मानजनक पद पर रहे। पार्टी को एहसास था कि वो बहुत बारीक सामाजिक संतुलनों पर टिके इस राजनीतिक दौर में अपने एक वयोवृद्ध पिछड़े नेता की उपेक्षा नहीं कर सकती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रक्षाबंधन के मौके पर पीपल के वृक्ष को राखी बांधी है। इस मौके पर बिहार में वृक्ष सुरक्षा दिवस के तौर पर मनाया जाता है और वृक्षों को राखी बांधने की परंपरा रही है। लिहाजा आज प्रधानमंत्री ने पेड़ में राखी बांधने के साथ साथ माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री ने नीतीश कुमार ने पेड़ में राखी बांधने के साथ साथ वृक्षारोपण भी किया है। आज रक्षाबंधन है, इस अवसर पर आप सब लोगों को बधाई है। पहले आप जानते ही हैं कि 2012 से हम लोगों ने अपने बिहार में वृक्ष रक्षा दिवस के रूप में इसको मनाना शुरू किया। तो इस अवसर पर एक बात का हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए हम लोगों को एक तो वृक्षारोपण करना है और उसकी रक्षा करनी है, सुरक्षित रखना। रक्षाबंधन के मौके पर मुंबई के आरे जंगलों में वृक्ष बंधन मनाया गया है। लोगों का कहना है कि अब तक आरे के एक हिस्से को जंगल घोषित नहीं किया गया है। ये वही हिस्सा है जहां पर पिछली सरकार के दौरान मेट्रो कार शेड बनाने के लिए फेंसिंग की गई थी। लोगों ने वहां लगे पेड़ों की रक्षा के लिए उन्हें राखी बांधकर रक्षा का वचन लिया है। रक्षाबंधन के दिन अगर बात करें तो मुंबई के आरे जंगल में वृक्षाबंधन मनाया जा रहा है। जिस तरह से आप देखेंगे ये आरे जंगल के अलग अलग हिस्सों में जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं और साथ ही साथ जो लगातार पेड़ बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग यहाँ पर वृक्षाबंधन कर रहे हैं। एक और जो अहम बात है वो ये है कि आमतौर पर जो जंगलों में ये वृक्षाबंधन हर साल किया जा रहा था, तो इस साल इसे उस कारशेड के अंदर किया जा रहा है जिसे पिछली सरकार ने मेट्रो कारशेड के लिए इस जगह को रखा हुआ था। वहाँ पर ये अब वृक्षाबंधन किया जा रहा है। क्यों यहाँ पर किया जा रहा है ये हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मनीषा जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि आप लोग आमतौर पर उस तरफ जंगल में भी कर सकते थे, खुले इलाकों में कर सकते थे, लेकिन ये बैरिकेड जहाँ पर लगे हुए हैं उसके अंदर आकर आप पेड़ बचाने की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप देख रहे हो ये जगह पहले मतलब आरे कारशेड दूसरी जगह पे लेके जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी 2-3 साल बाद हो गए हैं, लेकिन तभी भी ये जो बैरिकेड्स हैं वो अभी तक निकाले नहीं जा रहे हैं। और ये पेड़ पे जो क्रॉसेस हैं वो क्यों लगाए गए हैं कि ये पेड़ कटने वाले, ये हमें डर है। ये जो आप कह रहे हैं, ये जो येलो वाला क्रॉस है वो वाला, तो हमें ये डर लगा है कि ये पेड़ कट ना जाए, इसके लिए हमें इसको राखी बांध के इसका वृक्षाबंधन कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये तो कहा गया था कि इसे हटाया जाएगा, अब तक हटाया नहीं गया है। क्या आप लोग ने इसकी मांग की कि इसे हटाया जाए? क्या की है और हमारी भी इच्छा है कि ये जल्द से जल्द गिर जाए। आज तो वृक्षाबंधन है, रक्षाबंधन के दिन सारे जो हमारे फेंसेस है वो गिर जाने चाहिए वैसे। तो इसी को मानते हुए हम चाहते हैं कि आज सरकार भी थोड़ा देखे और इस जगह को प्रोटेक्शन भी दिया जाए, क्योंकि अभी फ़िलहाल सिर्फ थोड़ी जगह आरे में को प्रोटेक्शन दिया गया है। और हम चाहते हैं कि अगर पूरे जंगल को, आरे जंगल को प्रोटेक्शन दिया जाए, ये फेंस गिर जाए
तो फिर सभी को ऐसे लगेगा कि नहीं, हम सभी की मांगे पूरी भी हो रही हैं और सिर्फ बातें नहीं की जा रही है। बिल्कुल, सिर्फ बातें नहीं की जा रही हैं। दरअसल आरे में जब जंगल की घोषणा की गई थी तब 800 एकड़ इलाके को जंगल घोषित किया गया था। ये जो आप पूरा घना जंगल यहाँ पर देख रहे हैं, इसे अब तक जंगल घोषित नहीं किया गया है। तो लोगों की मांग है कि एक तो इसे भी जंगल घोषित किया जाए, और साथ ही साथ जब यहाँ पर मेट्रो कार शेड नहीं बन रहा है तो इस तरह के फेंसेस, इस तरह के बैरिकेटिंग क्यों की गई है। और इसी की मांग करते हुए जहाँ पर पहले कार शेड बनने वाला था वहाँ पर अब वृक्षबंधन मनाया जा रहा है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई जारी है। एक नया टीका मिलने से इस लड़ाई में और मदद मिलेगी। अच्छी बात यह है कि ये टीका 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को भी दिया जा सकता है, लेकिन आईसीएमआर के डॉक्टर टीके को लेकर कई तरह के एहतियात की सलाह दे रहे हैं। मेहर पांडे की रिपोर्ट। दिल्ली के दरियागंज में रह रहे 16 साल के सक्षम जैन के लिए 12 साल से ज्यादा उम्र वाले बच्चों के लिए जाइडस कैडिला टीके को मिली मंजूरी उम्मीद की किरण बनकर आई है। कोविड महामारी के आने से पहले सक्षम अपने स्कूल की क्रिकेट टीम में बल्लेबाजी करते थे। अब उनके दिन जूम क्लास करते हुए गुजरते हैं। How badly do you want to go back to school? Very badly. Right. मतलब एक बार बस वापस स्कूल नॉर्मल लाइफ चालू करनी है, स्कूल जाना। उनकी मां दीपिका जैन ज्यादा एहतियात बरतना चाहती हैं क्योंकि टीके के तीसरे चरण के नतीजे अभी नहीं आए हैं। हमने भी कोविशील्ड वेट एंड वॉच करके ही लगवाई थी। देर से लगवाई थी इसी वजह से कि पहले हमारे को थोड़ा सा डाटा निकल के पता लग जाए कि उसके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। डेडली देखना चाहती हूँ स्कूल जाते हुए, बट ऐसे नहीं कि स्कूल से जाए और जल्दी से बीमार हो जाए। डेट नॉट आई वांट। ज़ाइकोव डी टीके में कई अनोखी चीजें हैं। ये दुनिया का पहला डीएनए टीका है जहां कोविड वायरस के आनुवांशिक तत्वों से इम्यून प्रतिक्रिया होती है। भारत में 12 साल की उम्र से बड़े बच्चों के लिए मंजूरी पाने वाला पहला टीका है। ये टीका बिना सुई लगाए दिया जा सकता है। ये सामान्य तापमान में भी 3 महीने तक खराब नहीं होता। अंतरिम नतीजों में 66.6% प्रभाव दिखा। फिर भी आईसीएमआर के प्रमुख एपिडेमोलॉजिस्ट ने नए टीके के बारे में सावधानी बरतने को कहा है। उन्होंने कहा कि बच्चों को जाइडस कैडिला टीका देने से पहले उसे सेहतमंद नौजवानों को देना चाहिए। अभी इसके बारे में पता नहीं है। मैंने जाइडस कैडिला के क्लिनिकल ट्रायल के आंकड़े नहीं देखे हैं। जन स्वास्थ्य के लिए इस्तेमाल करने से पहले कुछ एहतियात जरूरी है। Right now, India needs the vaccinations and भारत में फिलहाल टीकाकरण की जरूरत और बच्चों को टीके देने की जरूरत है। देश में करीब 44 करोड़ बच्चे हैं। the disease of COVID in children has been वैसे तो बच्चों में कोरोना का खतरा युवाओं के मुकाबले कम है। पहली लहर में भी कोरोना बहुत कम बच्चों में दिखा, लेकिन आईसीएमआर के आंकड़े बता रहे हैं कि 70% केस बच्चों के थे। had shown that there were almost 70% of the cases were in children. करीब 2 साल से स्कूल्स बंद हैं। अच्छी बात यह है कि जाइडस कैडिला को इमरजेंसी अप्रूवल मिलने की वजह से शायद स्कूल्स इस ही साल खुल पाएं। लेकिन बच्चों के माता पिता अभी भी थोड़े चिंतित हैं क्योंकि पूरा डेटा अभी नहीं निकला है। प्रेम सिंह के साथ मेहर पांडे, एनडीटीवी इंडिया। और महाराष्ट्र की आंगनवाड़ी सेविकाएं अब सरकार के दिए गए मोबाइल फोन वापस लौटा रही हैं। 2019 में मिले इस फोन की खराब क्वालिटी के साथ ही जिस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना है वो सही से काम नहीं करता, यानी फोन दिए जाने के बावजूद आंगनवाड़ी सेविकाएं बिना फोन के ही काम करने को मजबूर हैं, इसलिए वो इन फोन्स को वापस लौटा रही हैं। मुंबई के मानखुर्द इलाके में काम करने वाली आंगनवाड़ी सेविकाएं रोजाना इसी तरह घर घर जाकर बच्चों की जानकारी इस फाइल में इकट्ठा करती हैं। केंद्र सरकार ने इन्हें 2019 में फोन दिए थे जिसमें ऐप के जरिए ये जानकारी भरी जानी थी, लेकिन फोन की क्वालिटी भी खराब है और पोषण ट्रैकर ऐप अंग्रेजी में है, इसलिए अधिकांश लोग इसका इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं। अब जब पोषण ट्रैकर ऐप जब इधर मतलब उन्होंने किया पोषण ट्रैकर, तो वो सब पूरा टोटली इंग्लिश में था। तो जब सेविका सब 10th पास है
कोई 12वीं, कोई ग्रेजुएशन, लेकिन जो 10th पास है उनको तो इंग्लिश का नहीं आता है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता इंग्लिश में कैसा भरने का। बेनिफिशियरी नेम भर सकते, लेकिन जो पूरा डेटा है वो तो नहीं वो लोग भर सकते ना इंग्लिश में का। अधिकांश सेविकाओं ने अब फोन का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। 2019 में करीब 1,07,000 मोबाइल फोन राज्य भर में दिए गए थे। फोन में गड़बड़ी होने पर भी सेविकाओं को अपने जेब से पैसे खर्च कर इसे बनाना पड़ रहा है। जब हमारा मोबाइल खराब होता है तो जो खर्चा आता है वो हमको हमारे पेमेंट से करना पड़ता है। हमारा पेमेंट है 8,500 और खर्चा जब 2,500 कि 4,000 हो गया तो उसका हमारे पेमेंट से उसको अच्छा करना पड़ता है। तो अभी तो सिलेंडर के भाव भी बढ़ गए, 900 रुपया हो गया है, सब महंगाई बढ़ गई है और पेमेंट कितना है 8,500। उस पर हमको कभी कभी रजिस्टर का खर्चा लगता है, कभी कभी ज़्यादा जेरोक्स निकालने पड़ते हैं और ये मोबाइल का रिचार्ज करना पड़ता है। ये सब हमारे पेमेंट से नहीं होता है। अब राज्य के कई हिस्सों में मोबाइल फोन को प्रदर्शन कर वापस लौटाया जा रहा है। आंगनवाड़ी कर्मचारी संगठन से जुड़ी शुभा अमीम का कहना है कि अब जब तक नए फोन नहीं दिए जाते हैं तब तक फोन के जरिए काम नहीं किया जाएगा। अभी हमारी मांग ये है कि लेटेस्ट वर्जन जो भी होगा जिसमें सारे ऐप्स जो ये ICDS के काम के लिए ज़रूरी है वो सारे ऐप्स जो है वो जिसमें समा सकते हैं, जिसमें अच्छे से फास्ट काम हो सकता है, क्योंकि 12-12 घंटे बैठ के वो मोबाइल लेके बैठने का इनके पास टाइम नहीं है। छोटे बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए काम कर रही इन सेविकाओं को केवल 8,500 रुपए का वेतन मिलता है। इसमें भी उन्हें सरकार के फैसलों के कारण पैसे उपकरण पर खर्च करने पड़ते हैं। समाज में लोगों की परेशानी को कम करने वाले लोग अब खुद सरकार की वजह से परेशान हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया। और आंध्र प्रदेश के चित्तूर में खराब हो चुके प्रसाद को खाने से करीब 40 लोग बीमार हो गए हैं। सावन माह की पूजा कर रहे लोगों ने सुबह में जो प्रसाद तैयार किया वो शाम तक खाने लायक नहीं रह गया और वही प्रसाद बांटा जाता रहा, जिसे खाकर लोग बीमार होकर अस्पताल पहुंचे। इलाज के बाद सभी लोग अब खतरे से बाहर हैं। दिल्ली पुलिस में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की 7 साल की बेटी को एक ऐसी बीमारी है कि इस इलाज के लिए हर साल 2.5 करोड़ रुपए चाहिए। इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए बीमार बच्ची के घर वाले सभी से मदद की अपील कर रहे हैं। लाखों करोड़ों बच्चों में किसी एक को जो बीमारी होती है वो बीमारी 7 साल की माही को है। इस बीमारी का नाम है MPS 4A एंजाइम डिसऑर्डर। माही का इलाज एम्स में चल रहा है और डॉक्टरों के मुताबिक उसके इलाज में हर साल 2 करोड़ 43 लाख रुपए का खर्चा आएगा। माही के पिता मदद की गुहार लगा रहे हैं। इस बीमारी में आने वाला खर्च 2 करोड़ 43 लाख रुपए पर वर्ष है, जिसका मैं 10% भी नहीं उठा सकता। और मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूं कि मेरी मदद करें, थोड़ी थोड़ी सी, कुछ गवर्नमेंट मेरी मदद करे, कुछ आप लोग मेरी मदद करो, जिसका मैं और मेरा परिवार जिंदगी भर आभारी रहेंगे, जिससे मेरी बेटी का जीवन जो है सुखी भरा हो सके और उसको विदेश से दवाई मिल सके। धन्यवाद। माही अभी दूसरी क्लास में पढ़ती है। डॉक्टरों के मुताबिक बीमारी में मरीज के शरीर की हड्डियों का विकास बंद हो जाता है और शरीर की ग्रोथ भी धीरे धीरे कम होने लगती है और फिर हड्डी गलने से जान जाने का खतरा रहता है। सुशील अपनी 2 बेटियों और पत्नी के साथ दिल्ली के सरस्वती विहार पुलिस कॉलोनी में रहते हैं। उनकी तनख्वाह महज 27,000 रुपए है, पर माही के इलाज में अब तक 10 लाख रुपए का निजी लोन ले चुके हैं। माही के इलाज में हर साल करीब 2 करोड़ 43 लाख रुपए खर्चा आएगा। जो दवा माही के इलाज के लिए चाहिए वो केवल ब्राजील, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन में मिलती है। अगर आप चाहें तो माही की मदद कर सकते हैं। उसके पिता के
इस बैंक अकाउंट के जरिए माही ने भी प्रधानमंत्री से इलाज के लिए अपील की है। मेरा नाम माही है, मैं 7 साल की हूँ और मेरी हाइट नहीं बढ़ती। क्या आप मेरी हेल्प करोगे? मैं ना बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। आप मुझे दवाई दिला दो कि प्लीज। माही के पिता दिल्ली पुलिस कमिश्नर से भी मिले। कमिश्नर ने भी मदद का आश्वासन दिया है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और दक्षिण भारत के केरल का सबसे प्रसिद्ध त्योहार ओणम पर कोरोना का साया साफ तौर पे दिखाई दिया। कारोबारियों के पास इस बार काम बहुत कम है और बाजार में मंदी है। देश के दूसरे हिस्सों से हर साल आने वाले केरल के लोग भी इस बार बेहद कम आए हैं। तिरुवनंतपुरम में वर्णम केटरर्स ओणम साद्या बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस त्योहार के दौरान अमूमन उन्हें दम मारने की फुर्सत नहीं होती है और 1000 लोगों तक का खाना तैयार करने के ऑर्डर मिलते हैं, लेकिन इस बार 50 से भी कम लोगों के लिए खाने के ऑर्डर आए हैं। बहुत से केटरर्स ने अपना कारोबार ही छोड़ दिया है। कोरोना के कारण हमें बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं। पहले यहाँ 40 लोग काम करते थे, अब बस 5 रह गए हैं। लोग ऑटो चालक, पेंटिंग जैसे दूसरे पेशों में नौकरियां ढूंढ रहे हैं। राजा महाबली की वापसी के जश्न में मनाए जाने वाले केरल के सालाना त्योहार में इस बार वो रौनक नहीं है। सरकारी जश्न रद्द कर दिए गए हैं क्योंकि राज्य में कोविड के मामलों में इजाफा होता रहा है। पिछले महीने देश के कुल कोविड के मामलों में से आधे केरल से आए थे। कोविड के कारण धूमधाम से तो जश्न नहीं मन सकता, लेकिन हम सरकारी नियमों का पालन करते हुए बहुत सादा ढंग से त्योहार मनाएंगे। इस साल विदेश और देश के दूसरे हिस्सों में रहने वाले केरलवासी भी अपने परिवार वालों के साथ ओणम मनाने नहीं आ रहे हैं। राज्य में बहुत सख्त नियम लागू हैं कि कौन और कितने लोग दुकानों या पूजा स्थलों में जा सकते हैं। तिरुवनंतपुरम से एसपी बाबू के साथ उमा सुधील की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।